हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं अगले चैप्टर पर, जो कि बेस्ड है हमारे वेक्टर्स पर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस पर। ओके, तो आज का हमारा ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि वेक्टर कहाँ हमारी हेल्प करते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। तो पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में आज हमें जानना है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें आप। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेक्टर्स होते क्या हैं। ओके, फिर इनको हम डिफाइन करते हैं और फिर जानेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या होती है। चलिए, तो क्वांटिटीज को हमने यहाँ पर दो तरह से कैटेगराइज किया है। नंबर वन, एक कैटेगरी हमने रखी है स्केलर क्वांटिटीज की या स्केलर क्वांटिटीज। अब देखिए, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। जनरली हम लोग ऐसी क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं यहाँ पर जिन्हें डायरेक्शन की कोई भी नीड होती ही नहीं है। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। ओके, और उनमें क्या चीज होती है, तो उनमें होती है केवल और केवल मैग्नीट्यूड। जैसे कि शुगर, अगर इसको मेजरमेंट करने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि इस बोरे में रखी हुई शुगर 10 kg है। अब आपको 10 kg लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी कुछ भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो जो शुगर है उसका जो मास है, वो मास एक क्या बन गया आपके लिए? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो लाइफ में ऐसी हमारे ढेर सारी क्वांटिटीज होती है जिनके अंदर हमें केवल और केवल उनकी वैल्यू से मतलब होता है, उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने से हमें कोई भी सेंस नहीं है। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज क्या होगी? हमारी स्केलर क्वांटिटीज होगी। So those quantities which have only magnitude और मैग्नीट्यूड बोले तो उनकी वैल्यू क्या होगी? उनकी वैल्यू। ओके, जैसे हमने शुगर की बात की थी, मास 10 kg, तो मास की अपनी क्या है? एक वैल्यू है। वो जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। ओके, सॉरी, उसी को बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का सीधा सा मीनिंग है हमारी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। जैसे किसी ने वर्क डन किया, और वर्क डन किया तो हमने बोल दिया कि एक पर्सन है, सुबह से काम कर रहा है और उसने 1000 जूल क्या कर लिया? वर्क डन। अभी जो वर्क डन है, क्या आपको इसके साथ किसी भी तरह की किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की नीड है? नहीं है। वर्क अपने आप में ये सेटिस्फाइड वर्ड है कि हमने 1000 जूल वर्क डन किया है। लेफ्ट राइट अप डाउन, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की आपको रास्ते में जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने किसी पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट की, तो स्पीड के साथ स्पीड का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से। और डिस्टेंस के लिए हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि जो पर्सन रन कर रहा था उसका टोटल पाथ लेंथ कितना है। जो टोटल पाथ लेंथ है, टाइम के साथ उसका रेशियो अपन ने फाइंड किया और वो क्या बन गया? हमारा स्पीड। तो जिस तरह से पाथ लेंथ डिस्टेंस हमने फाइंड की, कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हमको नहीं पड़ी, वैसे ही स्पीड को कैलकुलेट करते समय भी हमें किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत यहां पर नहीं है। ऐसे ही एनर्जी, हमारी बाइक की टंकी में 5 लीटर पेट्रोल है, उसके अंदर कुछ एनर्जी है जो कि आपकी बाइक को रन करवाने में हेल्प करेगा। अब जरूरी नहीं है कि बाइक को आप लेफ्ट में ले जाएं कि राइट में ले जाएं, आप या डाउन कहीं ले जाएं, तो एनर्जी को भी कोई रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सारी वो क्वांटिटीज जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक वोल्टेज। घर में इलेक्ट्रिक वोल्टेज है कितना? 220। स्विच के अंदर वोल्टेज है 220। ओके, हमारा फोन काम करता है 10 वोल्ट 5 वोल्ट। तो ये सब क्या है? हमको किसी भी तरह से डायरेक्शन की नीड इनमें है नहीं। इसीलिए जो सारे के सारे क्वांटिटीज है आपके सामने,
ये सब क्या हो गई, हमारी स्केलर क्वांटिटीज हो गई। दूसरा, अब ऐसी भी क्वांटिटीज होती है जिनमें हमें डायरेक्शन की नीड पड़ती है। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया, बताओ इंदौर जाना है मुझे, रास्ता बताओ किस तरह मैं कैसे जाऊं, तो हमने बोल दिया कि 120 किलोमीटर चले जाओ। उसने बाइक उठाई और कोटा वाला रास्ता पकड़ लिया, ठीक है। तो बाइक लेके कहाँ चला गया वो, कोटा पहुंच गया। अब आपने क्या बताया, 120 किलोमीटर चले जाओ। किस चीज की कमी रखी है आपने उसको बताने में, तो आपने बोला कि 120 किलोमीटर आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, यहां से जहां वो खड़ा है। ओके, तो आपने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना वहां पर मिस किया है, और जहां पर डायरेक्शन तो आ रही है लेकिन आपने उसको क्या नहीं किया, यूज नहीं किया, तो वहां पर वो क्या बन जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो वो पर्सन कहाँ चला गया, गलत एड्रेस पर चला गया। अब आपको उसे वेक्टर शो करना है, तो आपको 120 किलोमीटर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको बोलना पड़ेगा कि इस सर्कल से आप राइट चले जाएं 120 किलोमीटर, आपको क्या मिल जाएगा, इंदौर मिल जाएगा। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट और सही डायरेक्शन पकड़ेगा और उसको वो सिटी मिल जाएगी जिसमें वो जाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें हमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, ऐसी सारी क्वांटिटीज हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी या वेक्टर्स होंगे। Those quantities which have magnitude as well as direction called vector quantities। ओके, जैसे फोर्स, अगर आपको किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना है, मैंने बोला आपको कि आप इस ब्लॉक पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, तो आप तुरंत ये पूछोगे मेरे से, लेफ्ट से लगाएं या राइट से लगाएं, अप से डाउन लगाएं या डाउन टू अप लगाएं। तो किस चीज की नीड लगी हमें, डायरेक्शन की नीड लगी हमें। तो ये जो फोर्स हमें मिला क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ हमें डायरेक्शन अटैच करना पड़ा। किसी ने बोल दिया कि आगर से इंदौर का शॉर्टेस्ट रास्ता बताओ आप, तो शॉर्टेस्ट रास्ते में क्या करना पड़ेगा, हमें एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होगी। आगर से इंदौर, यहाँ इस रास्ते से होते हुए यहाँ इंदौर है, हमको आगर से कहाँ जाना है, इंदौर। ओके, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इस पॉइंट को पकड़े, इस पॉइंट को पकड़े और एक स्ट्रेट लाइन बना ले। अब इसमें क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। तो यहाँ जो डायरेक्शन आपको मिल रही है, इसके साथ साथ आपको ये वैल्यू भी मिल रही है कि इस डायरेक्शन में आप इतना चले जाओ, क्या मिल जाएगा आपको, इंदौर मिल जाएगा। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट मिला हमें, उसमें भी क्या आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और जब जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है उसमें डायरेक्शन आता ही है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या बन गया आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, मोमेंटम, ओके, ये सारी वो क्वांटिटीज है जिनमें हमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन की नीड लगती है। बिना डायरेक्शन के इनका रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे की सारी क्वांटिटी हमारे लिए क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, तो दो तरह की क्वांटिटी हमारे पास है, एक है हमारे पास स्केलर, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मास 100 kg है, ये वर्क 2000 जूल है, ठीक है, दैट आर सफिशिएंट। तो इनमें डायरेक्शन की नीड हमें नहीं है। और वेक्टर्स जिनके अंदर हमको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उस क्वांटिटी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बचेगा। ओके, तो ऐसी क्वांटिटीज हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो इस तरह से हमने क्वांटिटीज को दो तरह से डिसाइड कर लिया है। अब चलिए, दो क्वांटिटीज तो हमारे पास है, हम यहाँ पर इस हमारे सिलेबस में जिन क्वांटिटीज को हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास दो तरह से अब कैटेगराइज हो चुकी है।
अब दो तरह से अगर क्वांटिटी कैटेगराइज हो गई है तो इनके हमें रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है भैया, अगर हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में बी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ए और बी में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। हमने ए का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया है, बी का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया है, ताकि हम ए और बी के अंदर क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके कि ये ए है और ये वाला क्या है, बी है। तो वैसे ही जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है उनमें हमने जो वेक्टर और स्केलर डिसाइड किए हैं तो उनके बेसिस पर उन्हें कैटेगराइज भी करना पड़ेगा। ओके, इट मींस हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो आते हैं हम इनके रिप्रेजेंटेशन पर। दो क्वांटिटीज मतलब जो स्केलर और जो वेक्टर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर के बारे में। तो स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनकी सीधी सीधी वैल्यू ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, इन्हें आप किसी भी सिंबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे क्या, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हमको शो करना है वेक्टर को। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वेक्टर्स को शो करने के लिए। नंबर एक, इसमें हम यूज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का, मीन्स वैल्यू का। दूसरा हम यहां पर यूज कर रहे हैं किसका, डायरेक्शन का। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें इंक्लूड हो जाए इस तरह से आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए, हमने इसमें इस्तेमाल की एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। अब जो स्ट्रेट लाइन आपको यहां दिख रही है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, और अब साथ में लगाना क्या है हमें, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कर लिया, इसके आगे लगा दिया एरो। ओके, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पर आप क्या कर दें, एक एरो को डिजाइन कर दें। तो इस तरह से जो यहाँ आपको एक सिंबल मिलेगा, ये सिंबल हमारा क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ये एरो बताएगा किसको, डायरेक्शन को। ठीक है, दोनों चीजें इन्वॉल्व हो गई है यहाँ पर। तो लेंथ के साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ क्या यूज कर ले आप, एरो, और उस एरो से हम हमारे वेक्टर क्वांटिटी को अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब किसी ने बोल दिया कि 100 न्यूटन फोर्स, इसको इस एरो पर रिप्रेजेंट करो। भाई 100 न्यूटन तो बहुत होता है, इस लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इस लाइन को मान लेंगे कि इस लाइन के हमने इतने टुकड़े कर लिए हैं, ये सब मिलाकर 100 न्यूटन को एक्सप्लेन करते हैं। अब किसी बॉडी पर कहीं फोर्स लग रहा होगा, ये आपका एक बॉडी है ए, इसके ऊपर कहीं फोर्स लग रहा होगा। इस फोर्स का अपना एक क्या है, डायरेक्शन। ओके, तो ये जो लाइन आपको यहाँ शो कर रही है ये बता रही है कि मैग्नीट्यूड कितना, जो फोर्स आपने इस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ले कहाँ जा रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट, तो ये हो गया इसका क्या, डायरेक्शन। तो इस तरह से एरो को यूज करते हुए हम शो कर सकते हैं इस बॉडी पर लगने वाली फोर्स एफ ये रही इस डायरेक्शन में, और कितना मैग्नीट्यूड है वो हमको ये लाइन रिप्रेजेंट कर देगी। तो हर एक क्वांटिटी जो स्केलर है आपके पास, अगर इन्हें आप वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इनके हेड पर क्या लगाते हैं आप, एरो। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एक और तरीका है इनका, इन्हें आप बोल्ड लेटर में भी लिख सकते हैं। लेकिन कब तक बोल्ड लेटर बनाएंगे आप, हम बोल्ड बनाएंगे तो बोल्ड बनाते बनाते थक जाएंगे, किसी को भूल गए गलती से तो वो हमारा स्केलर रह जाएगा। तो ज्यादा बेहतर तरीका है हम क्या करें, सारी क्वांटिटी जिन्हें हमें वेक्टर शो करना है या वेक्टर क्वांटिटी है उनके सिर पे क्या लगा दो, इस तरह से एरो का रिप्रेजेंटेशन आप कर दें। तो हर वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह से अब शो करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जब भी कोई वेक्टर आए, फोर्स आए, डिस्प्लेसमेंट आए, मोमेंटम आए, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके हेड पर क्या लगा देंगे, हम एक एरो लगा देंगे। तो इस तरह से पी हमारा क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। और जिनके ऊपर कोई भी एरो का रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो सारे के सारे क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज हमारी क्या है, स्केलर, और ये क्वांटिटीज हमारी क्या हो गई, वेक्टर। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को क्लियर है।
कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है, सिर पे एरो लगा देना है। इतने में हम उस क्वांटिटी को वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हमारे सिलेबस में जहां जहां हमको हेड पर इस तरह से एक वेक्टर मिलेगा तो हम बोलेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डन, रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। चलिए तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बाद आते हैं हम कुछ इनके पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। डेफिनेशन की बात हम कर चुके हैं। जिन्हें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है वो है स्केलर क्वांटिटी, और जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें हों वो है हमारी क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, रिप्रेजेंटेशन की बात हमने की। इनको हम जनरली किसी नंबर से या केवल सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो 1 2 3 ये नंबर्स जितने भी हैं ये खुद भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब आपको 3 को शो करने के लिए सफिशिएंट है 3 लिखना है यहाँ पर। इसको कोई जरूरत नहीं है कि लेफ्ट में राइट में कितना क्या है ना, 3 एक मैग्नीट्यूड है। तो इनको बेसिकली किसी सिंबल से या किसी नंबर से आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर। या तो इन्हें हम बोल्ड लेटर से यूज करेंगे या हर क्वांटिटी के सिर पर एक एरो लगा देंगे। तो मैंने क्या बोला, बोल्ड हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा किस पर जाएंगे, एरो पर जाएंगे। ओके, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, है ना। अब देखो आगे जब हम पढ़ेंगे इसमें तो स्केलर क्वांटिटी को रिसॉल्व नहीं कर सकते। मतलब एक पार्ट अगर कहीं काम कर रहा है जैसे वर्क 100 जूल तो 100 जूल वर्क जो पर्सन कर रहा था उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका 10√3 एक्स डायरेक्शन में है या 100 वाई डायरेक्शन में। दो कंपोनेंट दो टुकड़ों में उसे हम नहीं तोड़ सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी कभी भी कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है F इस डायरेक्शन से, तो यहां पर हम इस फोर्स के दो इफेक्ट देख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर ये आपका एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट बनता है F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट बनता है F sin थीटा। इनकी हम बात करेंगे आगे। तो वेक्टर को हम ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। डन, स्केलर को नहीं तोड़ सकते। डायरेक्शन की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में नो नीड टू रिप्रेजेंट, डायरेक्शन की हमें नीड ही नहीं है। ऑलवेज हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इनमें हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। एडिशन के रूल देखें अपन तो हम आगे एड या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं वेक्टर्स को, तो इनको हम बहुत ही सिंपल अलजेब्रिक रूल से एड या माइनस कर सकते हैं। जैसे 2 + 2 = 4। ओके, एडेड यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा ट्रायंगल पैरेललोग्राम। अब जब हम वेक्टर को ऐड करेंगे तो या तो ट्रायंगल रूल का इस्तेमाल करेंगे या पैरेललोग्राम का हम लोग यूज करेंगे। इनके लिए स्पेशल रूल्स बने हुए हैं कि दो वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का रूल। तो सब्ट्रैक्शन में इनको तो अलजेब्रिक रूल से आप ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, और इनके लिए हमें वापस वेक्टर लॉ पर जाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन, इनमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है, 2 × 4 = 8। बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो दो तरह से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होगा और दूसरा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर के अंदर ही उनके जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो तरह से हो जाते हैं, डॉट और क्रॉस। दोनों की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गया, स्पीड हो गया। ये सब क्या है, स्केलर्स। और जिनमें डायरेक्शन है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये क्या हो गए हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हो गए। ठीक है, नोटेशन की बात करें तो m = 5 किलोग्राम, बहुत सिंपल से तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये है वेक्टर F, 10 न्यूटन एट 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 30 डिग्री ये इसकी डायरेक्शन है। एप्लीकेशंस, यूजिंग व्हेन डायरेक्शन इज रिलेवेंट, जब डायरेक्शन की हमें नीड नहीं है तब इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग व्हेन डायरेक्शन प्ले ए की रोल, जब डायरेक्शन का एक स्पेसिफिक रोल प्रेजेंट होगा उस केस में हम इन वेक्टर क्वांटिटीज को यूज करने वाले हैं।
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे हमारे वेक्टर और स्केलर के बारे में। ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लें और सारे पॉइंट को कंप्लीटली आप स्टडी कर लें। ठीक है, तो हमने देखा वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। ठीक है ना, इनको डिफाइन किया हमने, फिर हमने इनके रिप्रेजेंटेशन पर डिस्कस किया, देन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने, और दी एंड। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। आज हमने जाना है वेक्टर्स या स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और इन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं जिन्हें हमें अलग वन बाय वन स्टडी करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप बने रहें। आज के लेक्चर में हम इतने ही डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।